हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया भर की खबरें पहुंचा रहा है, खासतौर पर पिछले 10 महीने से इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और उसके साथ-साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें। इस बीच में एक बहुत बड़ा वाकया हमारे पड़ोस बांग्लादेश में हुआ है, उसकी बहुत सी खबरें आप देख चुके होंगे। अभी जिस तरह से शेख हसीना भारत आई हैं, भारत उन्हें अपने यहाँ मेज़बानी जारी रखेगा या नहीं? या वो किसी दूसरे मुल्क में जाएँगी? खुद बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होगा? वो एक बहुत बड़ा सवाल है और साथ-साथ हम मिडल ईस्ट में जो इज़राइल-फ़िलिस्तीन जंग है, उसमें भी एक बहुत बड़ा इस वक्त स्टैंड स्टिल सा है। ईरान और हिजबुल्लाह ने अपने टॉप ईरान में उनके मेहमान इस्माइल हानिया हमास के जो प्रेसिडेंट थे, उनका कत्ल और उसके अलावा हिजबुल्लाह में उनके कमांडर के का कत्ल, दोनों ऐसे वाकयात हैं। दोनों तरफ से धमकियां हैं इजराइल के खिलाफ हमलों की, लेकिन हमले हो नहीं रहे, इंतजार है। तो ये एक अजीब एक मुहावरा इस्तेमाल किया है हसन नसरुल्लाह ने कि पूरा इजराइल सवा टांग पर खड़ा हुआ है और ये भी एक सजा है। तो ऐसे मौके पर दुनिया के हालात को समझने के लिए बहुत ही पेचीदगियां आ जाती हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो बांग्लादेश भी गए हैं और वेस्ट एशिया के हालात को नजदीक से जानते हैं। कई बार उन्होंने सफर भी किया है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि अब ये बताया जा रहा है कि जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक इजराइल को सजा नहीं दी जाएगी, वो चैन से नहीं बैठेगा, वो इंटरनेशनल कानून का पालन नहीं करेगा। इजराइल में भी स्मोट्रिच जैसे हार्डलाइनर कह रहे हैं कि 20 लाख फिलिस्तीनियों को भूखे मार देना जस्टिफाइड है हमारे अपने कैदियों को आजाद कराने के लिए। तो इतनी शिद्दत से दोनों तरफ से बातें आ रही हैं। अभी आपको क्या लगता है कि कहां पहुंची ये जंग? 308 दिन हो गए जब हमारी आपकी बात हो रही है, कब तक ये चलेगा, क्या होगा? देखिए, जो आज की सिचुएशन है वो जून के तो है। उसमें ये है कि अगर जंग बढ़ जाएगा, अगर इसका जो दायरा है इसमें और भी ममालिक इसके जद में आ जाएंगे, तो ये नेचुरली इजराइल यही चाहता है। अगर आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू का एक बयान आया था कि जो अब्राहम एकॉर्ड के जो एलाइज है, इनको वो अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तौर पर वो इस्तेमाल करना चाहता है। उनमें जो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड में, जैसे बहरीन है, यूएई है, सूडान है, उन्होंने ऑलरेडी उस वक्त, इवन मोरक्को है, उन्होंने तस्लीम भी किया और इस अकॉर्ड की हमायत भी की। ये एक बेसिक। दूसरा, जंग को बढ़ाना, जंग को जारी रखना, सारा ये प्राइम मिनिस्टर के हक में जा रहा है। वो चाहता है ये कंटिन्यू करे। अभी मैं देख रहा था, कल शायद वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई बार उनसे कहा गया कि 7 अक्टूबर की जो वहां पर वो हमला हुआ है इजराइल पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कीजिए। लोग वहां पर उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1300-1400 जो इस वक्त तक इजरायली हलाक हुए हैं, जिसमें अच्छी तादाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है, उसको कहते हैं आप माफी मांगो। वो इससे इनकार कर रहा है और इसे पता है जंग उससे नहीं लड़ना है, जंग उसकी तरफ से दूसरे ममालिक लड़ेंगे। जो उसको ये भी है, अगर वो 100 गुनाह भी करेगा, 100 कत्ल भी करेगा, उसको ये यकीन पूरी तरीके से है, उसके बावजूद अगर इस पर कोई खतरा लाहक होगा तो उसके सपोर्ट में, इसके एड में, उसको मदद करने के लिए दूसरे ममालिक आ जाएंगे। जैसे कि अमेरिका ने इमीडिएटली आफ्टर इस्माइल हानिया की असैसिनेशन के बाद वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी ने ये बयान दिया है
वी डोंट वांट एक्सपेंशन ऑफ वार, बट इन केस अगर वार हुआ वी स्टैंड बाय इजराइल। ये क्लियर है। ये अमेरिका ही नहीं है, इसमें और भी दर्जनों और कंट्रीज जो है यूरोप के हैं। कोई एक्टिवली ओपनली कहता है, कोई पैसिवली इसमें काम कर रहा है। ये इसकी आप देखिए, जिस प्राइम मिनिस्टर को लग रहा था उसके दिन करीब आए थे, पिछले 10 महीनों के अंदर वही सारा कुछ चला रहा है, वही मनमानी कर रहा है, जो उसको चाहे वो कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो इसके राइट विंग के लोग हैं वो इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। यही आप देखिए, जो इसके एक ने स्टेटमेंट दिया है कि इनको हम फाका कशी से मारेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड ने। हालांकि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने इसकी मुखालफत की, बस मुखालफत ही की, कोई एक्शन तो नहीं लेते हैं ना। अल्टीमेटली लफ्जी बयानात से कुछ नहीं होता, यू नीड प्रैक्टिकल एक्शन फॉर दिस थिंग। इसको पता है ये इन बयानात के ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, फिर वो बड़े बड़े कंट्रीज ये कहते हैं कि हमने यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के खिलाफ ये कहा वो कहा, लेकिन उससे क्या फायदा है? कितने रेजोल्यूशन पास हुए, कितनी बार उन्हें कहा। अब वो आज फिर कहता है कि अगले हफ्ते में फिर टॉक्स के लिए भेजूंगा एक और डेलीगेशन ही। ये वक्त को जो है ही इज गेनिंग टाइम, और इसको पता है आए दिन। ये भी एक हकीकत है, इसके घर के अंदर आए दिन हफ्ते में 2 बार इतने मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं। ये भी एक हकीकत है, इजराइल का ये दूसरा पहलू है। और जो प्रोटेस्ट जब वो अमेरिका गया उसमें कुछ ज्यूज ने भी प्रोटेस्ट किया, वो भी अपने वो उनके जो अटायर जो उनका पहनावा था उससे वो भी प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन उसे पता है जब तक जंग जारी रहेगा उसे कोई नहीं हटा सकेगा। ये इसके लिए एक जो है चाबी बन गई है, इक़्तिदार में रहने के लिए चाबी। लेकिन इसके इतने खतरनाक नतीजे निकल रहे हैं। अब फिर देखिए, जब से इस्माइल हानिया का इन्होंने असैसिनेशन की है, बहुत सारे कंट्रीज ने पहले ही एयरलाइंस को सस्पेंड किया, लोगों को वार्न किया, एस्केलेशन हुई है। कई बार हिजबुल्लाह ने भी वहां पर रॉकेट के बड़े जोरदार हमले भी किए, रिटेलिएशन भी हुई। लेकिन ये अपने सर्वाइवल का, जब इंसान को मुल्क का नहीं अपना जो मकसद होता है इसके लिए जब वो आता है, देन ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मुल्क बर्बाद हो, मुल्क में कुछ भी हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है, सिर्फ बेपरवाह है हाउ टू सेव हिज चेयर। अच्छा, आपने कहा कि वो अपनी सरकार बाकी रखना चाहते हैं। अभी जो हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से धमकियां हैं रिटेलिएटरी हमलों की, उनको आप कितना सीरियस देख रहे हैं? क्या वाकई होंगे? लोग सवाल करने लगते हैं, शायद पेशेंस नहीं होती लोगों में, चाहते हैं कि बहुत जल्दी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई, चूंकि मैं कल तेहरान में बात कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि कुछ ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर भी कहीं कहीं इस्तेमाल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान और हिजबुल्लाह हमले करेंगे और कैसे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे इस वक्त के कंडीशन में इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान या हिजबुल्लाह कि वो एक फुल फ्लेजेड वार की तरफ जा सके। यही वो चाहता है ना। इसका सबसे आप देखिए, वो इजराइल वही चाहता है। वो और उनको जो है, जो भी इस वक्त फेंसिटर्स है मिडल ईस्ट में बैठे हैं, जो किसी को साथ नहीं दे रहे हैं, इसके साथ भी दूरी बना, वो चाहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो भी इस वार में इन्वॉल्व हो। एक तो ये है। दूसरी बात जो है, लोगों को ये जो है हुकूमत जब चलानी होती है और लोगों के रिएक्शन में बहुत फर्क होती है। हुकूमत को हर एक एंगल से देखना होता है कि वो किस तरीके से रिटेलिएशन करे, कितनी इफेक्टिव हो, इसको कितना वो डिफेंड कर सके जो उसमें है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखकर, अगर आपने देखा होगा जब इसी ईरान के जो बड़े कमांडर जो है उनको दमिश्क में मारा गया एम्बेसी के तहत, तो उस वक्त भी एक वार लाइक सिचुएशन हालात हुए हैं।
तो थ्रू डिफरेंट कंट्रीज ईरान को अप्रोच किया गया है कि आप इसको थोड़ा तहम्मुल से काम लिए। अल्टीमेटली ये हुआ कि एक रात ईरान ने बहुत सारे मिसाइल जो है दागे इजराइल पर, लेकिन और उन्होंने भी वो रिटेलिएशन में जिसमें ये कहा गया था आप मिनिमाइज कीजिए इसको, यानी कि इट शुड नॉट बी हाईली डैमेजिंग, वो मिनिमाइज किया। चूंकि इसमें फिर बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व होते इंक्लूडिंग यूएस भी, यूरोपियन यूनियन भी, जो लोकल कंट्रीज है जिनके साथ ईरान के भी ताल्लुकात है, चाहे ओमान हो चाहे सऊदी अरब जो है अब यूएई, वो भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा एस्केलेशन ऑफ वार वहां पर हो, जो इनके लिए ईरान के अलावा उनके लिए ज्यादा डेट्रीमेंटल है। उनके जो है अभी तक गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नमेंट और लोगों में एक जो है फ्रेजाइल रिलेशंस है। अगर वार हो गया तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये लावा भी फटने का इम्कान है, इसलिए वो भी चाहते हैं किसी तरीके से मिनिमाइज डैमेज हो ताकि खिताब बच जाएगा किसी बड़े वार से। यही इनका मकसद है। अब इसमें दूसरे 2-3 चीजें हैं। ये जो है इस सिचुएशन का, हालांकि देखिए जितना हम देखें तकरीबन कितना नुकसान इजराइल का खुद हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिकली, मेंटली। वो कहते अभी वार जब ये हुआ इस्माइल हानिया की एसोसिएशन में आए दिन वो शेल्टर्स में जाते थे, सायरन बढ़ रहे थे, वही सेम सिचुएशन हुई जो उसके बाद एक मेंटल जो टार्चर जो होता है लोगों को, यानी कि स्केयर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कि बाहर जाए तो क्या पता है कब ये वो उसकी वो परवाह नहीं करता। इसके हेल्थ जो है, इसकी इकोनॉमी अगर वो बड़े कंट्री सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरा, ये ईरान का ही ये जो है आपको अप्रिशिएट करना चाहे, इतने मुश्किलात सैंक्शंस के बावजूद अगर वो पिछले 40-45 साल से खड़ा है और इस पोजीशन में है कि रिटेलिएशन भी कर सकता है, ये इसके लिए हमें दाद देनी चाहिए वहाँ की लीडरशिप। हालांकि हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं ये जो है सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, लेकिन किस तरीके से सरवाइव कर। और दूसरा मुल्क जो है जिसको तकरीबन सैंक्शंस लगाया है, ईरान को सैंक्शंस लगाए हैं, उसके साथ कारोबार की बंदिश है, ऑयल वो सप्लाई नहीं कर सकता जो इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और ये इसके बावजूद अगर वहाँ का और पॉपुलेशन के लिहाज से वो इजराइल से 8 to 10 टाइम्स बड़ा है, उस लिहाज से भी अगर वो देखा जाए ये आसान बात नहीं है। दूसरे को क्या है, दूसरा एक लाडला, वो स्पाइल ब्रैट है, वो कहता है फिर भी जो बड़ा अमीर का एक लड़का होता है जो ऐसे ही सरकरा, उसके सारे जो वो जो भी करेगा फिर बाप के बलबूते पर सारा कुछ करता है। सारा गुना अमेरिका की वजह से उसके माफ हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैं अब जरा दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। याहिया सिनवर को इस्माइल हानिया के जानशीन के तौर पर ऐलान किया गया है और वो गाजा में है, गाजा में छुपे हुए हैं। अब तक इजराइल को तलाश है। इजराइल ने उस पर $4 लाख का इनाम भी ऐलान किया हुआ है। अब बातचीत के लिए जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी गई है। आपको क्या लगता है लॉजिस्टिकली क्या कैसे हो पाएगा कि वो वहां से निकले? क्या जंग बंद होने से पहले वो वहां से निकल करके कहीं कतर या तुर्की या कहीं भी जा सकेंगे? क्या लगता है लॉजिस्टिकली, क्योंकि आप इलाके को जानते हैं? ये मुझे लग रहा है कि एक मैसेज इजराइल को देना है कि जो लीडर अभी तक गाजा में है, ये 2 थे, मोहम्मद दैफ और ये थे। नंबर 1 तो यही थे जो मेन तो जिसने ये इंजीनियर किया था सारा 7 अक्टूबर के ये ब्रेन बैंड है। ये एक मैसेज दी थी कि जो इस्माइल हानिया के बाद, हालांकि बात चल रही थी बीच में, कह रहे थे कुछ लोग कि खालिद मशाल को बनाया जा रहा था क्योंकि वो बाहर ही है, कतर में ही है, लेकिन ये मैसेज दी थी कि जो आदमी वहाँ ही है और मिलिट्री ऑपरेशंस देख रहा है और सारा जो इनकी तरफ से जो भी हमस का जो है अभी भी रेजिस्टेंस चल रही है,
कल ही आया एक बड़े अफसर को जो आया IDF के, जो इजराइल डिफेंस, उसको इंजर्ड हुआ वहां पर। चुटपुट घटनाएं होती है जिसमें मरते हैं। ये मैसेज था कि आपको ये जो लोग समझते हैं कि बस हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ये एलिमिनेट नहीं हो सकेगा। इट विल बी देयर इन वन और अदर फॉर्म। और ये दूसरी बात यह है, जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, नेगोशिएशन में भी एक टफ मैसेज के तौर पर, क्योंकि ये जो यहिया सिनवा जो है वो ग्राउंड रियलिटी जो गाजा की है वो ज्यादा जानता है बनिस्बत दोज हु आर आउटसाइड गाजा। ही इज ऑपरेटिंग एवरीवेयर। और इन कंडीशन में जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके ओपोनेंट्स कर रहे थे, हाउ ही इज ऑपरेटिंग इन दैट एरिया। चप्पा चप्पा इजरायली फोर्सेस ने छान मारा, एक बार नहीं, पहले साउथ गए, फिर दूसरी जगह गए, नॉर्थ गए, हर एक जगह उन्होंने 3-3 बार उसको जो तलाश टनल ढूंढे, जिसके बावजूद जो है अगर वो वहां पर चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, एक उसके जो ये एक तरफ से हम्स की लीडरशिप की तरफ से उनको ये उसको सल्यूट करने की बात थी कि आप ही हमारे लीडर हैं, आपने ही इस जंग में जो रोल अदा किया, जो 10 महीने से ज़्यादा देर चल रहा है, तो आप ही इसकी क़यादत कीजिए। लेकिन ये जो है टॉक्स कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट में होंगे। ये भी एक अजीब बात है, जहाँ पर हमें टोटल कम्युनिकेशन शट डाउन है, मैसेज भी नहीं जाती, किस तरीके से मैसेज जाती है, और अगर इनको बनाया गया है उसके अप्रूवल कैसे लिया। हालांकि पहले ही इसने कुछ सजेशन दी थी किसी और साहब को इसके लिए नॉमिनेट करने के। ये कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो जाना, ये दिखा रहा है एक ऐसा कम्युनिकेशन सेटअप उनके पास है। जो भी नेगोशिएशन में अब इन्वॉल्व है वो इसके साथ बराबर राबते में हैं, और उन्हीं से डायरेक्शन लेते हैं वो किस तरीके से आगे जो है फर्दर कोर्स ऑफ नेगोशिएशन को कैसे डील करेंगे। और मिलिट्री आदमी को, जो जंगजू खुद है, इस्माइल हानिया पॉलिटिकल आदमी था, वो प्राइम मिनिस्टर रहा है पैलेस्टाइन का। और ये अबू उबैदा जो हमास के नुमाइंदे हैं लेबनान में, उन्होंने ऐलान के साथ साथ ये कहा कि जिस तरह से इस्माइल हानिया बातचीत वाली टीम को लीड कर रहे थे, उसी तरह से इनको भी करना है, यानी यही लीड करेंगे बातचीत को। इजराइल के लिए खुद कितना एम्बेरेसिंग, टफ और मुश्किल होगा कि जिसके लिए $4 लाख का ऐलान किया, मेज के सामने वही बैठा हुआ है, उससे क्या बात हो पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो प्रॉक्सी टॉक्स होते हैं, डायरेक्टली तो नहीं होते हैं। इसमें वो शायद वो नेगोशिएशन टीम जो है वो शायद कतर का होगा, इजिप्ट का होगा, टर्की का होगा, वो इनके ज़रिए थ्रू नेगोशिएट करने में मैसेज करते हैं। ये पहले हुआ करता था, जो वियतनाम वार में होता था, जो वियतनाम और US या फ्रांस के डेलीगेशन होते वो 2 कमरों में होते थे, एक में रहता था, दूसरे में, तो बीच वाले जो मीडिएटर्स वो वहां जाते हैं, वहां का यहाँ कन्वे करते थे। ये ऐसे प्रोसेस रहती है, इसमें यही होती है थर्ड पार्टी मीडिएशन। इसी के एक तो डायरेक्ट करते हैं इंटरव्यू, तो हाँ, वो बिल्कुल उसी तरह से हमने देखा कि ईरान न्यूक्लियर टॉक्स जो हुई थी वो ब्रसल्स वगैरह में, वो इसी तरह से हुई थी कि अमेरिकन डेलीगेशन किसी दूसरे होटल में होता था और ये यूरोपियंस जाकर के उनसे बताते थे, और ईरान ने बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई थी कि अमेरिका इस मेज पर नहीं आ सकता, इस कमरे में नहीं आ सकता। अच्छा, अब मैं एक चीज थोड़ा सा जानना चाहता हूं, आपका लंबा तजर्बा है। देखिए, अमेरिका और इजराइल का ये तरीका रहा है कि उनका जो भी मुखालिफ हो, जो भी फिलिस्तीनी जमीन के कब्जे के खिलाफ है, वो टेररिस्ट है उनकी नजर में। और जब वो उनका मीडिया उनको टेररिस्ट बुलाता है, जैसे हिजबुल्लाह को या हमास को या जिहाद इस्लामी को या फॉर दैट मैटर और भी बहुत से ग्रुप्स हैं, और जो उनके अपने दोस्त हैं
वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। और ये जो टेररिज्म का टर्मिनोलॉजी है वो इतना असर करती है मीडिया के जरिए कि पूरी दुनिया के लोग उन्हें टेररिस्ट कहने लगते हैं। ये चक्रव्यूह जो है इसको कैसे आसानी से समझा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक मुझे ताल्लुक है, अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म का डेफिनेशन जो है वो तय ही नहीं किया गया, और उसमें सबसे ज़्यादा जो ये इसी फलस्तीन इशू पर ही ये अटक गया है। क्या फलस्तीनियन रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट का एक इजिप्ट ने दिया था, इस पर ये जो है ये आज से 20 साल पहले, तब से अभी तक डिफाइन ही नहीं हो सका। अब लोकली कर रहे हैं, यानी कि कंट्रीज, इंडिविजुअल कंट्रीज लगाते हैं। आप देखिए, इसका हमस के बारे में भी है, इंडिविजुअल कंट्रीज ने उसको लगाया या ये, लेकिन कुछ कंट्रीज है जहां वो जिनका दफ्तर भी है, चाहे आप देखिए कतर में उनका दफ्तर भी है, टर्की में उनका आना जाना भी रहता था, अभी वो जाते हैं, आजकल इजिप्ट जाते हैं। तो ये लेबल जो है, ये लेबल अब कंट्री लगा सकती है, क्योंकि ये एक इशू बन गया उस वक्त कि भाई आप ये बताइए जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स है इनको किसी ऑक्यूपेशन के खिलाफ करें, इलीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे? और ये आज तक यूनाइटेड नेशंस डिफाइन ही नहीं कर सका। इसलिए अगर आपने देखा है, एक वक्त पर यासिर अरफात को टेररिस्ट कहा गया, जब लैला खालिद एक थी, उसने हाईजैक किया था वो प्लेन, उसके बाद इसकी ऑर्गेनाइज, और 10 साल के बाद उसी को नोबेल प्राइज दिया गया। जी 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 जी। अच्छा, एक कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनमें सरकार और मीडिया में कंट्राडिक्शन है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत सरकार हमास को और हिजबुल्लाह को टेररिस्ट नहीं कहती, लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया से हमेशा इन्फ्लुएंस रहता है, या इजराइल के साथ खड़ा है, या बीजेपी या आरएसएस की वजह से इजराइल के साथ खड़ा है, वो उनको आज भी आतंकी और टेररिस्ट कहता है। तो ये सरकार और मीडिया के बीच में जो कंट्राडिक्शन है, ये क्यों नहीं क्लियर हो पाता? ये सरकार खामोश क्यों रहती है अगर वो टेररिस्ट नहीं मानती, और अगर मीडिया टेररिस्ट कहता है तो मतलब ये इस गुत्थी को आप किस तरह से? हुकूमत का हमेशा ये जो डेमोक्रेसीज कहते हैं कि फ्री प्रेस में जिसको जो मर्जी है वो कहे, कुछ ये भी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। अभी देखिए कि कभी कभी ये भी होता है, मीडिया अपनी टीआरपी जो है उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अभी देखिए जो बांग्लादेश में वाक़या है, हालांकि आज मैंने देखा कहीं गवर्नमेंट ने इनको कहा कि एग्जेजरेट मत कीजिए, रिपोर्ट्स जो है जो बांग्लादेश से आ रहे हैं कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट होता है, उससे जो है रिलेशन तबाह होते हैं। ये मीडिया दौड़ में रहती है और इन चीज़ों को कभी कभी ये खराब भी होते हैं इससे। इसीलिए आप देखेंगे, अगर कुछ भी नहीं, अब जो यही अमेरिका जो है इन्वॉल्व है ना इनके साथ टॉक्स में, चाहे आप कहोगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, लेकिन बात कर रहे हैं फेस टू फेस। यानी जिनको 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 वो खुद सरकारी तौर पर टेररिस्ट कहते हैं, उन्हीं के साथ बात भी कर रहे हैं। ये बहरहाल एक दोगला चेहरा है। अच्छा, आपने बांग्लादेश की बात छेड़ी। बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात अब के बाद कैसे रहेंगे, जबकि ये समझा जाता रहा है कि शेख हसीना भारत की पपेट थी, शायद इनके इशारों पर सब कुछ करती थी, और वहां के लोगों को शिकायत है कि ये तानाशाह बन चुकी थी। वहां के मीडिया के सीनियर लोगों ने इनके भारत आते ये कहा कि इनके दौरे हुकूमत में इलेक्शन ठीक से होते ही नहीं थे। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज, जब जो वो जो है ना, बड़े बड़े जो लीडर अपने आप को कहते हैं, अपनी गलतियों, अपनी मिस्टेक्स, अन्ना जो उनका सबसे बड़ा है, और अपने एटीट्यूड की वजह से वो फिर उनका जो सवाल जब आता है यही बनता है। इसके पिछले, हालांकि वो 20 साल रही है, लेकिन 15 साल कंटिन्यूसली रही। पहली बार वो थ्रू वोट से आ गई 2014 में आ गई, वोट से आ गई। अब उसके बाद वो एक ऑटोक्रेट बन गई,
उसने अपोजिशन के इतने लोगों को मारा, पॉलिटिशियंस को हैंग किया और कोर्ट्स बनाए, जैसे कहते हैं कंगारू कोर्ट्स, वहां से उनके खिलाफ जो है फांसी का हुक्मनामा आता था, 2 दिन के बाद उनको फांसियां मिलती थी। खासकर जमात इस्लामी पर बैन भी लगाए, उनको ज्यादा किया। इवन बीएनपी, अगर आप देखेंगे पिछला इलेक्शन शायद जनवरी 8 या 9 को हुआ, वहां पर बीएनपी की वो तो उसको 17 साल 18 साल कैद में रखा गया, उसके पार्टी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। यहाँ तक कि सारा जो इलेक्शन है वो स्वीप कर गई। और 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था बीएनपी के लीडरों का, वो कहते थे इसमें इतना ये आया था वो किसी की मानती भी नहीं थी। उन्होंने जब ये स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुई है, उनका ये गिला है कि खुद निकल गई, हमें किसके भरोसे छोड़ दिया। आपने देखा बहुत सारे बीएनपी लीडर्स को जलाया, उनके एक होटल में थे, वो जल भी गए वहां पर। बहुत सारे हाइडिंग में गए, सेफर प्लेस पर। लीडर वो होता है जो वो इंश्योर करता है कि उसके जाने से पहले वो अपने लीडरों के जो इसका कार्डर है, वो उनको सेफर मौका, अगर जान निकलना भी था उनके बारे में सोच। वो जो जैसे आजकल ओलंपिक्स चल रहा है, सबसे पहले वही भाग निकली, आधे घंटे के अंदर भाग निकली। एक तो ये है। दूसरी बात, जो इसके लीडर खुद कहते हैं पार्टी के, जो वहां पर हाइडिंग में, कल मैं देख रहा था उनके 2 बड़े पेपर है, एक द स्टार डेली, दूसरा है ऑब्जर्वर। उनमें ये लिख रहा है कि वो कहते हैं पार्टी लीडर्स, इसने अपने छात्र जो स्टूडेंट विंग है अवामी लीग के, उनको कहा गया कि आप जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं उन पर लाठियां बरसाओ। और वो एक किस्म का, जब उनको फ्री हैंड होता है रूलिंग पार्टी का, तो वो यूनिवर्सिटी गए, वहां उन्होंने लड़कों पर लाठियां बरसाई, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट बहुत बढ़ गई। और दूसरी बात, राइटिंग ऑन द वॉल होनी चाहिए। वो इसको लग रहा था, हमें खुद लग रहा था, हमने एक पोस्ट डाला था कि शायद इसके लिए एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी फॉर अस, क्योंकि जो जूनियर ऑफिसर थे मिलिट्री के, उन्होंने पहले ही कहा था हम डिमॉन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगे। इसको ये दिखाई नहीं दिया है कि ऑलरेडी शायद आर्मी जो इसकी बैकिंग कर रही थी, वो अब मेंटली वो इसके लिए तैयार नहीं है, स्मूथ होती नहीं किया। अब जो ये आप कह रहे हैं, ये इंडिया के लिए वही पिक्यूलर सिचुएशन, इसीलिए वो भी चाहे, अच्छा बदकिस्मती समझिए या कुछ और समझिए, कोई भी कंट्री इसे लेने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, ब्रिटेन ने इसको कई बार कहा था कि ह्यूमन राइट्स के जो है इश्यूज पर उसको कहा था इनको इम्प्रूव कीजिए। यहाँ तक यूके के गवर्नमेंट ने ये भी कहा जो वहां पर टोटल वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट्स के, इसके एक जांच होनी चाहिए इसकी। अब ये प्रॉब्लम है एक आ गई, क्योंकि इंडिया के साथ इंडिया ने बांग्लादेश की क्रिएशन में जो रोल अदा किया, वो सबों को, वो खुद भी इंडिया उसका मानता है कि उन्होंने किया। इसके साथ इसके फादर को ने बहुत मदद की इसमें। फिर जब उसके फादर के असैसिनेशन के बाद 6 साल ये यहाँ रही और वहां गई, अच्छे ताल्लुकात थे इसके, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन एक बार फिर कभी कभी ये जो है, कभी कभी लाइबिलिटी भी बनती है। मुल्कों के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं वो पर्सनालिटी के बेसिस पर नहीं होने, इट इज ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये देखना पड़ता है कि हमारे उस मुल्क के साथ क्या इंटरेस्ट है। मैन में गो, वो जाते जाते हैं, लीडरशिप चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहना जरूरी है। अब वो आई, वो क्या करते इसको, अब ये वो जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, शॉर्ट नोटिस पर उसने कहा कि, और उन्होंने भी क्या किया उसको, आप देखिए ये क्या, कैसे वो गए उसके पास तैयार रखा था, जहाज रखा था तैयार इसके लिए जाने के लिए, उसके पास गए, कहा आपके पास 45 मिनट से आप निकलिए,
45 मिनट्स नहीं होगा तो 1 घंटा होगा। उसको वहां से उठाया, उसके रेजिडेंस से उसको हेलीपैड पर लिया, जहाज एयरपोर्ट, वहां जहाज तैयार था और विद इन सेकंड उसको परमिशन, नेचुरली इंडियन गवर्नमेंट चूंकि इनके साथ बड़ी क्लोज अलाई रही है। अगर देखिए इसी मोदी जी के स्वेयरिंग सेरेमनी में वो प्रेजेंट भी थी। जी 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 जी। उसके बाद एक और बार आई, बिल्कुल, और आई, वो दिखा रहा था। हालांकि इतना रिलेशन ठीक होते हुए भी कुछ इश्यूज पर डिफरेंसेस थे। वो सीए के इशू पर इसने भी रिजेंटमेंट की। इसी वजह से शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गो स्लो पॉलिसी उसमें इख्तियार की, ज्यादा इस पर इंसिस्ट नहीं किया जो लगता था। हालांकि नोटिफिकेशन भी निकली, वो भी निकला। इसमें चूंकि रिलेशंस को अहम देना चाहते, लेकिन इस वक्त ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए, चूंकि जहां वहां के गवर्नमेंट ने भी कहा, प्रोफेसर यूनिस ने भी ये कहा कि अगर हमारे रिलेशन है, इसने जो तबाही वहां पर की, शी शुड नॉट बी गए। लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं। कल शायद वो जो है फॉरेन सेक्रेटरी यूके के साथ बात भी हुई है। अब एक बांग्लादेश के पेपर ही कहते हैं वो सऊदी अरब और यूएई में लेना, वो शायद वो कंट्रीज भी तैयार नहीं है। अब कहाँ, कभी कहते हैं फिनलैंड जाएंगे, जब तक वो भी क्या करें, वो तो अब उसको एक एटलीस्ट इसके साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस रही है, वो इसको सरे राह भी नहीं छोड़ेंगे ना। उनके लिए अच्छा, आप बांग्लादेश के मीडिया को देख रहे हैं आपने, क्या वहां के मीडिया में भी हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के टेम्पल्स के खिलाफ हमलों का कोई जिक्र है? क्या इतना वोकल जिक्र है जितना भारत सरकार कह रही है? क्या है? देखिए, अगर आपने देखा आज गवर्नमेंट ऑफ यानी कि रूलिंग बीजेपी ने अपने ये जो है वो अधिकारी जो है वो बंगाल के बीजेपी के प्रेसिडेंट, उसको गैग ऑर्डर, इनको कहा इसके बारे में ज्यादा मत कहिए। ये हकीकत है कि देखिए, आप कहोगे लार्ज स्केल नहीं हुआ वहां के। कल मैंने बहुत सारे हिंदू लीडर्स के बयान देखे। देखिए, जब मॉब शुरू होता है, मॉब नहीं देखता है। अभी आपने ब्रिटेन में देखा, फैल गई न्यूज की इसमें एक जो है एक मुस्लिम, और जो जब वो उसके उन बच्चियों के लिए, 3 बच्चों के लिए निकले, उन्होंने पहले टारगेट किया ये जिसको हम मुहज्जब कौम कहते हैं, उन्होंने टारगेट किया, मौसक को टारगेट किया। उस वक्त देखा ही नहीं किसी ने, जब तक हालात नहीं, बहुत सारे कहीं स्टोन पेल्टिंग हुई है, ये भी देखना चाहे। लेकिन ये जो मास स्केल पर कहते हैं, ये भी रिपोर्ट्स आई है। अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर, उसने कहा आई थैंक ये जो न्यू रेजिम फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस पीपल। बहुत जगह ये भी आया है कि लोकल वॉलंटियर्स निकले हैं, बीएनपी के लोग निकले हैं और दूसरे निकले हैं, वो गार्ड कर रहे थे रिलीजियस प्लेसेस की। लेकिन ऐसे ये है कि जब मॉब की सूरत होती है, ये नहीं कि 100% है, लेकिन कोई मैसिव डैमेज है वो नहीं हुआ है। कोई बड़े हमले नहीं हुए हैं, बड़े हमले नहीं है। और अगर देखेंगे कल उसने स्वेयरिंग इन सेरेमनी के बाद जो यूनिस ने स्टेटमेंट दिया, प्रोफेसर यूनिस ने, उसने कहा माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन इज आवर अवलीन तरजीह। वही बीएनपी के लीडर ने कहा प्लीज डोंट डू, क्योंकि माइनॉरिटी वहां पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तकरीबन 1,80,00,000 के करीब है। इट्स ए ह्यूज पॉपुलेशन, खासकर जो खुलना, राजशाही, चिटागांग, कोमिला, ये सारे जो रीजन है इसमें, इसलिए ये जरूरी है किसी भी मुल्क में, ये नहीं हम कहते हैं वहां पर प्रोटेक्शन करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, इंश्योर करना। हालांकि नई गवर्नमेंट में 1-2 माइनॉरिटीज के भी मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उनको भी दिया गया है, उनका भी तरीके से स्टेटमेंट आया है कि हमें भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन भारत को भी हमारे सेंटिमेंट्स का ख्याल रखने की जरूरत है। और लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सिलसिले में कोशिश कर रही है कि हसीना जी जल्द अज जल्द किसी तीसरे मुल्क में जाए, ताकि ये एक जो है ये इरिटेशन न रहे दोनों मुल्कों के बायलैटरल रिलेशंस में।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने बांग्लादेश के सिलसिले में भी काफ़ी गहराई से मालूमात हमें दी, और वेस्ट एशिया इसराइल फ़िलिस्तीन जंग के सिलसिले में भी आपने काफ़ी अहम बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंटरव्यू कैसा लगा, अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।